ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 14 है। और देखो, मैं आज ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज की करंट अफेयर से एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि आज की जो टॉपिक है बड़े हॉट टॉपिक है। तो इसमें से मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक हैं और बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहे हैं। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि हॉट टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे हालांकि मैंने इसको अलग अलग करंट अफेयर में कवर कराने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन जैसे कि ये पहली वाली करंट अफेयर है, 16 फाइनेंस कमीशन पर है। तो 16 फाइनेंस कमीशन 31 दिसंबर 2023 को बनाया गया है। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे? देखिए, इन उसके जो चेयरमैन थे वो अरविंद पनगरिया थे। अब देखो यहाँ पर मतलब मैंने 3 लाइन लिखी, 1 2 3, और तीनों की तीनों लाइन में 3 4 क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन निकलते हैं इन 3 लाइन में। आप समझ रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा है, और इन डायग्राम में से भी क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए आयोग को, लेकिन पीसीएस वाले जो होते हैं फैक्चुअल चीज बोलते हैं, पूछते हैं। तो आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कोई प्रावधान है? हाँ जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 280 दे रखा है। तो उसके अंदर बोला गया है कि हर 5 साल के बाद आपको एक फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा। तो ये 16वें नंबर का था। और इसके था नहीं, मतलब है 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन। और इसके जो चेयरमैन है वो अरविंद अरविंद पनगरिया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला जो क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन बनाया गया है उसके चेयरमैन कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो 16 फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं है या कौन सा। देखिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मेंबर के नाम दे देगा आपसे, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए इनके नाम। देखो, अब कुछ लोग होते हैं कि हो जाएगा यही करंट अफेयर, अगर एग्जाम में आ गई और किसी ने इसको ऐसी रेयर ले लिया तो फिर हो गया। तो देखो, टॉप में यही बात होती है, उनको पता होता है कौन से हॉट टॉपिक और किन पे ज्यादा टाइम देना। हमारे यहाँ मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो क्या काम करेंगे, पेल पेल करंट अफेयर व करंट अफेयर। अरे भैया, जो करंट अफेयर आने वाली उसको तो कर लो पहले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको बार बार रिवाइज करो। अब जिनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पोटेंशियल है एकदम क्वेश्चन बनना, मतलब मैं तो ये गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन यहाँ से पता है कि जिन बच्चों को भी भाई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसके हर एस्पेक्ट को रट्टा मारेंगे। यहाँ पर जो भी रटने वाली चीजें चाहिए, इनके नाम रटने वाले नाम, तो इनके नाम रटने वाले नाम है, तो बार बार आपको देखने की जरूरत है। अब मान लो कि जिनको मतलब वो ऐसे ही रेयर जिसने ले लिया, अब आ गया क्वेश्चन कौन सा नहीं है, वो एग्जाम में बैठेंगे, अरे नहीं नहीं यार ये होना चाहिए था, नहीं नहीं ये, अरे इस पर लगा देते हैं यार, ये अच्छा लग रहा है। तो ये तुक्केबाजी चलती है, और यही फर्क होता है टॉपर में और जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनका निकलता है। तो वो टॉपर जो अब देखा होगा, एक वो थोड़ी सी बुक पढ़ कर गया होगा, उसका तभी सिलेक्शन हो जाता है। एक बहुत मोटी मोटी बुक, बहुत सारी बुक पढ़ कर गया, उसका तभी सिलेक्शन नहीं होता है। उसका एक रीजन यही होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर 280 आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 280 किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। और जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन अरविंद पनगरिया है। और इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम जो होता है, जितना भी हमारे पास जो यूनियन का टैक्स होता है, स्टेट और यूनियन के बीच में कितना डिवाइड हो, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है। और इसकी जो, जैसे कि ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो इसकी रिकमेंडेशन 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। अब आप कहोगे 2024 चल रहा है, इतनी जल्दी क्यों? भैया, इनको बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि चलो भाई एक रात पहले कि भाई चलो 10th या 12th क्लास का पेपर दे दो, 2 3 रात पहले पढ़ कर चुके। भैया, इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो वैलिड होती है। ऐसा नहीं कि मतलब सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए 5 साल अगर आप जोड़ो तो 2031 तक इनकी जो है रिकमेंडेशन रहेगी। तो देखिए, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप इसको इग्नोर मत करना। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन एक एक्सरसाइज हुई थी, ये राजस्थान में हुई थी, ये किन किन 2 कंट्रियों के बीच में? मैंने आपको बताया कि पीसीएस, जो बीपीएससी है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सरसाइज पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में हुई थी। तो मैं मतलब आपको ऐसे नहीं करा, वो अलग बात है कि मैंने उसको हर बार स्क्रीन शॉट निकाल के यहाँ पर रखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब बात करते हैं कि देखिए, गुजरात को क्या है, गुजरात ने अपने नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, किस रेस्पेक्ट में किया?
वहाँ पर 21 जून को जो है योगा डे हुआ। तो तो वहाँ पर 108 अलग अलग जगह पर 108 अलग अलग जगह पर लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार को परफॉर्म किया। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है गुजरात ने अपने नाम गिनीज ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया। सॉरी। तो तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन, कौन से इसमें स्टेट को गिनीज ऑफ वर्ल्ड का अभी उसको रिकॉर्ड उसने हासिल किया है? तो आपसे पूछा जा सकता है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, दुनिया भर की चीजें ऐसे दी जा सकती हैं। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था। और मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट साइक्लोन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कहाँ चले गए? अब बात करते हैं ब्रिक्स। यहाँ से तो देखो भाई, इस बार क्वेश्चन आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पीसीएस में आए, यूपी पीसीएस में आए, मतलब यहाँ से आना चाहिए क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स के बारे में। तो पहले ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये भैया वो ईंट नहीं है, ये कंट्रियों के नाम है, उनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट में अगले वाले करंट अफेयर में आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो मतलब जो उसका जो हिस्ट्री, मतलब जो इसकी हिस्ट्री है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई इसका मेंबर कौन है, कौन इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ब्राजील ये कब, और उसके अंदर जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन था उसके अंदर तो यही पूछ लिया था। ये जो ब्रिक बना हुआ है, BRIC, इसका इन्वेंशन, ये जो टर्म है, ये इसने किसने बताई थी बताओ? यही पूछ ली थी उसने। तो ये जो टर्म, जैसा कि शुरू में अभी पढ़ लेते हैं इसको, पहले है क्या। शुरू में 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश जो है अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे, अच्छी इनकी इकोनॉमी फल फूल रही थी। तो एक टर्म निकल का ही ब्रिक, इन 4 कंट्रियों के नाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये जो टर्म थी, क्योंकि ये काफी जो मतलब अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, इकोनॉमी जो है कि बोल रहे थे कि भाई 2050 तक ये जो इकोनॉमी है ये डोमिनेट करेगी। 2050 तक, 2050 का जब टाइम चल रहा होगा तो 2050 में ये इकोनॉमी डोमिनेट करेंगी, क्योंकि ये काफी प्रोग्रेस कर रही थी। तो एक कंपनी है गोल्डमैन सैच, एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। तो इसके जो चेयरमैन थे उस टाइम के, जिम ओ नील, इन्होंने इस ब्रिक, क्योंकि ये एक ब्रिक जो है, ब्रिक टर्म का इन्होंने इन्वेंशन किया है, 4 कंट्रियों का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखकर। तो तभी से ब्रिक का इन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद में इन्होंने 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई। 2009 में पहली मीटिंग कहाँ पर थी, इसी पे क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में रशिया में हुई थी पहली वाली मीटिंग, 2009 में रशिया में हुई। फिर उसके बाद में कौन कौन थे उस मीटिंग में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 थे। फिर 2010 आया, तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया इसको, ब्रिक्स को। तो अब पहले क्या था, ये BRIC, ब्रिक। अब क्या बन गया? BRICS, ब्रिक्स बन गया। एस और लग गया, तो एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसका जो हेड क्वार्टर है वो शंघाई में है, तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। और ये अब देखते हैं, यहाँ पर देखो 15 नंबर की जो ब्रिक्स समिट थी वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। और आपसे पूछा जा सकता है 15 नंबर की तो हो गई, 16वें नंबर की कहाँ पर होगी? देखिए 16वें नंबर की जो है रशिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, रशिया होस्ट कर रहा है। अब ये 15 नंबर की जो मीटिंग हुई, ये भाई बहुत काम की मीटिंग है। ठीक है, क्योंकि अब पहले जो था ये ब्रिक्स था, पहले था ये BRI, ब्रिक था भाई। फिर उसके बाद में 2010 के बाद में इसको बना दिया गया ब्रिक्स, BRICS। अब जब 2023 में मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, तो इसके अंदर कुछ कंट्रियों ने, मतलब कुछ कंट्रियों को इसकी मेंबरशिप दी गई है, तो इसको बना दिया गया ब्रिक्स प्लस। तो ब्रिक्स प्लस क्या है, इसके बारे में देखें कौन कौन सी कंट्रियों ने ज्वाइन करा है। देखो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे 6 कंट्रियाँ थी। ठीक है, 6 कंट्रियाँ थी। कौन कौन सी अब मुझे नहीं पता, आयोग अपना जो वो पढ़ लिख के मतलब पढ़ लिख कर बनाएंगे पेपर को या नहीं बनाएंगे। यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनाया पूछा जाएगा कि कौन सी हाल फिलहाल में ब्रिक्स को कौन सी कंट्रियों ने ज्वाइन किया है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। देखो अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको। मतलब पहले तो इनको ब्रिक्स को बढ़ाने की बात चल रही थी। तो 2023 में मीटिंग होती है, 15वें नंबर की मीटिंग थी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और ये यूनाइटेड अरब अमीरेट। कितनी कंट्री होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रियां। अब इन 6 कंट्रियों में से इन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई, मतलब मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। तो 4 कंट्रियों को, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को ये मेंबर बन गए 2024 में। ये 1 जनवरी 2024 को इनको मेंबर बना दिया गया है। तो अब ये वहां पर अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना इसका मेंबर नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आयोग
कैसा क्वेश्चन बनाएगा? क्या आयोग को ये लगता है कि अर्जेंटीना भी इसका मेंबर है? ये तो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर क्वेश्चन वहां से यहाँ से उसने मेंबरशिप पर बनाया कि कौन कौन से बंदे नए ऐड हुए हैं और उसने ठीक से नहीं पढ़ा आयोग ना, तो फिर वो यूएई रखेगा, वो सॉरी ये जो है अर्जेंटीना रखेगा। देखिए अर्जेंटीना ना 2000 नवंबर 2000 में इलेक्शन है, पहले तो इन्होंने अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो है 2023 में नवंबर 2023 में इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर जो है कोई दूसरा लीडर आ गया, तो उस दूसरे लीडर ने वहां से जो है ब्रिक्स का जो मेंबरशिप थी उससे विड्रॉ कर लिया कि भाई हम जो है हमको इसकी मेंबरशिप नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर जो है ये अर्जेंटीना खेल से बाहर हो गया। दूसरा, अब मुझे नहीं पता है कि आयोग ये पढ़ के मतलब वो पढ़ागा या नहीं पढ़ेगा या सीधा बोलेगा उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें इजिप्ट भी रखेगा। देखो ये क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, अगर आयोग ने इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करा तो। और वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच कर कर रहा है। क्या उसने सऊदी अरेबिया को ऐसा मान लिया कि वो, या अर्जेंटीना को ऐसा माना है कि उसने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है, तो अर्जेंटीना ने तो बाहर हो गया खेल से। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो देखिए सऊदी अरेबिया ने भी जो है वहां पर मतलब थोड़ी हेजिटेशन चली थी, क्योंकि देखो ईरान ने ज्वाइन किया है और ईरान और सऊदी अरेबिया में 36 का आंकड़ा रहता है, तो ये इनकी दोनों की बनती नहीं है कभी भी। तो इसलिए ईरान ने जो है अभी मेंबरशिप को लटका कर रखा हुआ है। अभी भी इसको कोई मैं अप्रैल 2024 तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि ईरान ने अपनी हामी भर दी, सॉरी कि सऊदी अरेबिया ने अपनी हामी दे दी हो उसको कि हम जो है इसका मेंबर बनने के लिए तैयार है। तो अभी तक दो कंट्री अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया खेल से बाहर है। अब मुझे नहीं पता कि आयोग इन कंट्रियों को मेंबर मानेगा या नहीं मानेगा। तो कहीं कहीं अगर आप देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब मैं पढ़ रहा था ब्रिक्स का, तो वहां पर तो माना गया कि अर्जेंटीना ये, लेकिन कहीं भी उन्होंने इसके विड्रॉ के बारे में नहीं बोला। अर्जेंटीना और उसको मान रखा है। अब मुझे नहीं पता कि वो, और जबकि मैं उसको पढ़ रहा था वो 2000 अभी अगस्त की बात है, 2024 अगस्त की बात है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था ब्रिक्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था एक्चुअली। तो वहां पर ये सारी चीजें दे रखी थी। उसको अर्जेंटीना को माना हुआ है उन्होंने, ब्रिक सऊदी अरेबिया को, जबकि ये है नहीं है मेंबर। ठीक है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यही मिलेंगे। आपको चाहे विकिपीडिया सर्च करो कुछ होना, तो यही चार मेंबर मिलेंगे। तो आपको भैया यहाँ पर केयरफुल रहना, यहाँ पर क्वेश्चन को सोच समझ कर लगाना, यहाँ पर अगर आयोग ने यहाँ पर कुछ खेला तो। अब ब्रिक्स देखिए 2024 में इसमें एक और डेवलप इस पर क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। जो ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। 2006 में सॉरी 2014 में एक मीटिंग हुई, छठवें नंबर की मीटिंग थी ये ब्रिक्स में। कहाँ पे? ये ब्राजील में, फोर्टेजेला में भी नाम बड़े अजीब से होते हैं। तो वहां पर इन्होंने कहा भैया हम एक बैंक बनाएंगे, हमारा ब्रिक बैंक। तो इन्होंने एक बैंक बनाया जिसको ब्रिक बैंक भी बोलते हैं, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक थे। इसका संघई है, संघई में इसका ये वो ऑफिस है इसका। इंडोनेशिया में, अब देखिए ये भैया नाम मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, पता नहीं क्या है, लेबो टोबी लाकी लाकी, ऐसा लग रहा है कि नागासाकी मागासाकी है, पता नहीं क्या नाम है यार, कैसे नाम रखते हैं ये लोग। तो आपसे पूछा जाता है भाई ये जो कौन, ये बेलगन अभी इरेक्ट हुआ था कौन से देश का था? माउंट मरापी इरेक्ट हुआ था। ये दो जो किस देश के ये माउंटेन है, आपसे मैं तब मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा भाई ये जो मरापी माउंट इरप्शन किस देश में हुआ था, इंडोनेशिया मलेशिया इस टाइप के उल्टे सुलटे आपको दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मतलब आयोग पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया भैया, इसमें एक बार दो तीन बार इसको देख लेना। तो ये जो है इंडोनेशिया में, दोनों के दोनों इंडोनेशिया के जो है ये वैल्केनिक इरप्शन हुए थे अभी रिसेंटली, हाल ही में 2024 में हुआ, एक 2023 में, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो खम्बोजी है, वो रुचिरा खम्बोज। देखिए ये रुचिरा खम्बोज जो है यूएन यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। यूएन यूनाइटेड नेशंस में जो है वहाँ की परमानेंट ये रिप्रेजेंटेटिव थी। तो अभी अभी सीट खाली पड़ी है। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर और या बहुत सारी वेबसाइट और भी सारी चीज की है मैंने चेक, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी चेक किए हैं मैंने, अभी तक कहीं भी उन्होंने अभी देखिए ये क्या है, इनको जो इनको जो है 2022 में इनको यूएन का एक प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था 2022 में। तो इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया 2024 में। 2024 में इनका खत्म हो गया, अभी हुआ है शायद सेकेंड जुलाई, नहीं नहीं जुलाई में खत्म हुआ है, जुलाई जुलाई या ना अगस्त को खत्म हुआ है इनका जो टेन्योर, अभी अभी खत्म हुआ है। तो अभी भारत सरकार ने किसी भी नए जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपॉइंट नहीं किया था, और ये इंडियन फॉरेन सर्विस में काम अपनी सर्विस दे चुकी हैं। तो अल इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बस। तो इसमें यहाँ पर एक जो बात याद रखने वाली है वो कि ये पहली फीमेल थी जिन्होंने जो यूएन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई थी। आप समझ रहे हो इंडिया के अंदर भी कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, पूरे वर्ल्ड में तो होता ही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, चलो छोड़ो, औरतों को दूर रखते हैं।
वो भी ये मुझे लगा मोदी सरकार के एरा में हो गया, कांग्रेस ने वो भी नहीं करा था। कांग्रेस मतलब सच बताऊं तो मित्रों मतलब मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना इसको सपोर्ट करता हूँ। मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं मेरे को बहुत गंदी गाली देने का मन करता है इन पार्टियों को, इतना गंद फैला कर रखा हुआ है। अभी वो समाजवादी पार्टी का एक वहां पर यूपी के अंदर अभी रेप केस हुआ अयोध्या में, मतलब 12 साल की बच्ची के साथ वो कितने सालों से रेप कर रहा था, आप समझ रहे हो ना, समाजवादी पार्टी का वो मेंबर। तो मतलब इसलिए मेरे को मैं किसी भी पार्टी से मेरे को मतलब मैं सच बताऊं तो इतना मन करता है मेरा, यहाँ पर दिल्ली में यमुना बहरी उसमें गंदा नाला बहता है, इनको थोड़ी देर 5-5 मिनट का रोज इसमें नहलाओ मैं गंदे नाले में इनको, और फिर जूते बजाएं इनको। आप समझ रहे हो ना, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने तो देश का बेड़ा गर्क। इसलिए मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे बांग्लादेश के अंदर एक नई वेव अभी जनरेट हुई ना, ऐसी वेव इंडिया के अंदर जनरेट होनी चाहिए। तभी यहाँ पॉलिटिशियन, देखो ये मजाक नहीं है, आपको लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ अभी ये बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छी बात तो नहीं है, वहां पर वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया में एक वेव जनरेट होनी चाहिए। आप समझ रही हो, रिफॉर्म नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर। अब ये बहुत ही हमारे यूथ जो है, हमारे जो देश के लोग हैं बहुत ही निकम्मे लोग हैं, इतना करप्शन है, इतने रेप हो रहे हैं, कई कई हजार, आप समझ रहे हो ना उसका रेप उसको उसका जो इफेक्ट है वो कितना पड़ता है गरीब लोगों पर। लेकिन नहीं, चुपचाप जो है चूड़ियां पहनकर घरों में बैठे हुए हैं। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट, मैं प्रोटेस्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, रिफॉर्म होने की जरूरत है, और ये रिफॉर्म कोई भी सरकार मानेगी नहीं जब तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में आग लगा दो, अपने हक के लिए तो बाहर निकलो कम से कम, देश में को सुधार के लिए। ये पॉलिटिशियन ये रेप करते हैं, ठीक है, कई कई हजार करोड़ के, ठीक है, करप्शन करते हैं, और फिर सहानुभूति बटोरते हैं लोगों की। तो आप समझ नहीं रहे देश के अंदर क्या चल रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब जैसे बांग्लादेश के अंदर तो वायलेंस हुई है, वायलेंस करने की जरूरत नहीं, गाड़ी जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का नुकसान होगा। पूरे दुनिया मतलब पूरी इंडिया के लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और एक रिफॉर्म की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, चाहे वो, अब देखिए अभी वहां पर समाजवादी पार्टी क्या वो था, वो कोई भी उससे नहीं, कोई भी मतलब वो नहीं करेगा। इतने ही पॉलिटिशियन करप्शन होते हैं, करप्ट इन पर एलिगेशन कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो बेल दे देगा, बाहर रहेंगे पूरी जिंदगी भर। आप सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का जज जो भी हो, उनको अगर आपने 1,000 करोड़ का करप्शन किया है, 500 करोड़ उसको दे दो, बस बात खत्म होगी। वो मजाल तो जो उनको कोई तुम पर हाथ डाल दे। तो आप ये तभी रिफॉर्म हो सकता है जब ऑल इंडिया लेवल पर लोग अपने घरों से बाहर निकले और डिमांड करें कि हमको देश में रिफॉर्म की जरूरत है। जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ, मैं बांग्लादेश को ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई आप आग लगा दो पूरी इंडिया में, मैं कह रहा हूँ कि आपको लोगों को सड़कों पर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन निकलते नहीं ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है इन सारी चीजों से। अब बात करते हैं 40 सेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो इसलिए आपको मैं इसकी वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मैं लिस्ट में अटैच कराता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी है सॉरी। तो देखिए ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी, तो इंडिया इसको जो है चेयर कर रहा था। तो इसकी मीटिंग खत्म हुई, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए भैया 2024 में दो ये 46 सेशन किसने चेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, तो इंडिया ने इसको चेयर किया है। और इसके अंदर इंडिया ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अपनी एक साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्ट किया है, मतलब शामिल किया है। तो देखिए ये वहाँ के आसाम के जो है ये इनका नाम मोईदाम्स को उसके अंदर इंक्लूड, ये बूरियल साइट है। बूरियल साइट का मतलब वहाँ पर जो मतलब मरे हुए को दफनाने की साइट है, तो एक यूनिक फीचर है ये जो है यूनिक फीचर है, तो इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। मैं जानता हूँ 2024 का जो 23 का जो पेपर हुआ था वो पूरा की तरह ऐसा यूपीएससी के पैटर्न का था। अब बच्चों को लगता है इजी होता है, अरे पीसीएससी तो कर लेंगे भैया, पैटर्न बदल रहा है आयोग, समझ रहे हो, कहने से कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, देखो एआई ओडेसी लॉन्च किया है, एआई ओडेसी आपसे क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स of, किसने लॉन्च किया है, किसका मिशन है, क्यों लॉन्च किया है। देखिए इंडिया के अंदर 1 लाख जो इंडियंस है, जो मतलब उनको एआई टूल्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड एक ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, जो है स्किल डेवलपमेंट का ये एक प्रोग्राम है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करो, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम करे हैं, तो आप इनको जरूर अटेम्प्ट करो। और किसी को वैसे आपको मोस्टली आंसर मिल जाएंगे इसमें करंट अफेयर से, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको उसको करंट उसमें कमेंट बॉक्स में जो भी है आंसर वगैरह वो छोड़ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई जरूर करूँ। तो ये मैं पीडीएफ अभी अटैच करा दूंगा। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और
एक बार मैं यही बोलूँगा कि हमको इंडियंस को इन पॉलिटिशियंस ये करप्ट पॉलिटिशियन, रेपिस्ट हैं और हमारे देश के अंदर जो बहुत लेवल पर पैमाने पर करप्शन होता है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमको एक बहुत बड़े रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है और ये रिफ़ॉर्म हमारे देश की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर हम पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म करते हैं तो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म हो, इसलिए करप्शन पीक पर है इंडिया के अंदर। और ये जो एमपी, एमएलए या लोकल लेवल के होते हैं ये बहुत करप्शन करते हैं। आपने देखा होगा वो जिसके यहाँ पर गल्ला गाँव में गल्ला पड़ता है, मतलब वो हर मंथ में एक ट्रैक्टर बेचेगा, हर मंथ में एक गल्ले का ट्रैक्टर भर के बेचता है। मैं सच बताऊँ तो ये मैं आँखों देखी बात बता रहा हूँ, यूपी की बात है वो। हर मंथ एक ट्रॉली भर के जाती है उसकी गल्ले की, वो मार्केट में बेच के आता है और इतना उसने मतलब जमीन खरीद ली, कार ले ली, सब वो कहाँ से जा रहा है? या तो वो गल्ला कम देता है, मुझे नहीं पता क्या क्या करता है, लेकिन फिलहाल तो ये होता है। और सरकार, अगर किसी को पता हो कि इसको कैसे लगाम लगाई जाए, यूपी सरकार को कैसे इन्फॉर्म किया जाए, तो वो मुझको इन्फॉर्म भी कर सकता है। अगर कोई किसी को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, ये एक जगह की बात नहीं, कई जगह की, ये तो मैंने अपनी आंखों देखी बात बताई है। तो हमको एक रिफॉर्म की, बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे नहीं होंगे रिफॉर्म। ठीक है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी अपने हक के लिए। तो हम ये अपना जो करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में।